साधना बहुत हो चुकी है अग्निशिखा। अब तो उसका प्रयोग करने का उचित समय आ चुका है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सुनिश्चित कर लेना कि राजकुमारी अग्निशिखा कहीं व्यस्त तो नहीं है। क्षमा करना उज्जैनी नरेश, मुझसे भूल हो गई। अब एक क्षण भी यहाँ उपस्थित रहकर पुनः भूल मत करो। जिस अवसर की हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी, वो अवसर हमें मिल चुका है। सम्राट बिंदुसार ने यह संदेश भेजा है कि उसे इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं। उसने हमें आमंत्रित किया है विवाह संबंधित औपचारिकताओं पर चर्चा करने हेतु। विवाह संबंधित नहीं, अपनी मृत्यु से संबंधित औपचारिकताओं पर। हमारे मौन को मौर्यों ने सदैव कायरता समझा। किंतु हमें सावधान रहना होगा राजमाता हेलेना से। मुझे जो कुछ भी प्रिय था सब मुझसे छीन लिया गया। अब मुझ में केवल प्रतिशोध की भावना रह गई है। मैं शीघ्र पाटलिपुत्र जाने की व्यवस्था करवाता हूं। अचानक आपको राजकुमार जस्टिन के विवाह का विचार कैसे आया? क्यों? यदि तुम अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सोच सकते हो तो हम नहीं सोच सकते? इसमें इतने आश्चर्यचकित होने वाली क्या बात है? आश्चर्य इसलिए भी कि स्वयं उज्जैनी नरेश राजाजी राज ने विवाह का प्रस्ताव भेजा और ये बात मुझे सत्य नहीं लग रही। अच्छा, तो तुम्हारे अनुसार सत्य क्या है? सत्य क्या है और क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे भय है कि राजाजी राज से प्रस्ताव लाने में कहीं आपका योगदान तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये विवाह एक षड्यंत्र हो, जस्टिन के विवाह की आड़ में सम्राट बिंदुसार पर आने वाले संकट का संकेत। इसे हमें याद आया। क्या तुमने सम्राट को बता दिया कि अशोक कैसे गिरा उस पहाड़ी से? कैसे गिरा मतलब? उसे सम्राट से स्वयं कहा कि उसका पैर फिसला था। सत्य वही है जो प्रमाणित हो जाए, और मैं प्रमाणित कर सकती हूँ कि सुषम ने अशोक को धक्का दिया। इस घटना के साक्षी मेरे गुप्तचर केवल मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो सारा सत्य स्पष्ट रूप से सम्राट के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे कि सुषम ने अशोक को गिराया। सुषम ने अशोक को कहा कि वो किसी को सहायता के लिए बुला के लाएगा, किंतु सुषम गया ही नहीं कहीं। वो वहीं छुपकर फल खाता रहा, इस प्रतीक्षा में कि अशोक की पकड़ छूटे और वो नीचे गिरकर मर जाए। पर तभी वहां सम्राट आ गए। पूछे जाने पर अशोक भी इन तथ्यों की पुष्टि कर सकता है। तो इसलिए आपने सुशीम को वहां भेजने की योजना बनाई थी ताकि आप मुझ पर नियंत्रण रख सके। तुम्हारा मौन तुम्हारे पुत्र के हित में होगा चारों मित्र। ये बात हम तुम्हें दोबारा नहीं समझाएंगे।
मेरा संदेह निराधार नहीं था। राजमाता अवश्य कोई ना कोई योजना बना रही है। इससे पहले कि देर हो, मुझे पता लगाना होगा कि वो योजना क्या है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तुम्हारी माता ने मुझे तुम्हारा दायित्व सौंपा था, इसलिए यहां ये देखने आया हूं कि तुम ठीक हो कि नहीं। किंतु तुम्हें देखकर तो ये स्पष्ट हो रहा है कि तुम्हारा उत्तर हां नहीं है। यदि तुम्हें इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता। ये विचित्र बात है ना, जिस व्यक्ति के कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया, आज वही मेरी सहायता करने आए। यदि आपको सहायता करना था तो उसी दिन कर देना चाहिए था जिस दिन आपने मेरी माता और मुझे बंदी बनाया था। यदि तब मेरी सहायता करते तो आज मेरी माता जीवित होती। यदि तब मेरी सहायता करते तो आज मैं अपनी माता के साथ वन में आपकी इस छलावों की नगरी से दूर होता, जहां कोई ऊंच नीच नहीं, जहां कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, जहां कोई मेरे साथ कैसा भी दुर्व्यवहार कर, आपकी तुलना में वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुच्छ प्राणी, यहाँ सिर्फ राज परिवार वाले ही जल ले सकते हैं। चलो चलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। पहले हमारे विद्यालय का वातावरण और अब ये जल भी दूषित करेंगे। आचार्य, कोई विशेष बात? एक प्रस्ताव है। अवश्य आचार्य। राजविद्यालय से संबंधित है। राजविद्यालय में परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा मत करो तुच्छ प्राणी के साथ, रोएगा। तो अच्छा है ना, अपने अश्व से ही स्नान कर लेगा। कोई इसे तुच्छ प्राणी नहीं कहेगा। ये नाम मैंने इसे दिया है। इसको केवल मैं ही तुच्छ प्राणी बुला सकता हूं। अशोक, स्नान करना चाहते हो?
राजविद्यालय की जो शिक्षण प्रणाली है वो वास्तविक यथार्थता से बहुत दूर है, बहुत दूर। इसलिए मेरा मत ये है कि राजविद्यालय की शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिससे परंपरा भी न टूटे और विद्यार्थियों का संपूर्णतः बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हो, और उस शिक्षा का विद्यार्थी अपने जीवन में उपयोग कर सके और निरंतर कुछ नावीन्यपूर्ण करने का प्रयास कर सके। अवश्य आचार्य, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? राजविद्यालय में एक ऐसे आचार्य की नियुक्ति करनी चाहिए जो अनुभवों का धनी हो, जो अपने अनुभवों के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा दे सके। आपके दृष्टि में कोई है? है एक नाम। ये सब मेरी धैर्य की परीक्षा ही है ना? वरना क्या कारण हो सकता है इतने सम्मानित परिवार के वंशज ऐसी अभद्रता का प्रदर्शन करें? मैं इन्हें रोक सकता था, इनको उचित उत्तर दे सकता था, किंतु मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे आपको या सम्राट को दुख पहुंचे। आप दोनों को मुझसे जो भी अपेक्षाएं, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा, अवश्य करूंगा। देविका, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? दोष मेरा ही। सेना में भर्ती होने पर सबसे पहला नियम यही सीखना होता है, अपने से बड़े अधिकारी के समक्ष कभी ना नहीं कहना चाहिए। जो कुछ भी कहे तुम्हें कहना चाहिए अवश्य। क्या कहना चाहिए? अवश्य। अवश्य। और यही एक शब्द था जो मुझसे बिना उचित कारण कहा ही नहीं गया। इस कारण जिस सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तुम जानते हो सम्राट ने क्या कहा? आक्रामक तुम्हें निलंबित किया जाता है। किया जाता है? निलंबित किया जाता है। तो मैं क्या कहता? कह दिया। अवश्य सम्राट, अवश्य। और उस अवश्य का परिणाम देखो कि मैं आज इस क्षण एक तुम जैसे मतवाले के साथ मदिरा पान कर रहा हूं। मेरी कथा सुनकर सोच रहा हूं कि मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूं। अवश्य, अवश्य। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे कैसे छोड़ दे? बड़े तीखे तेवर है तेरे, एकदम मिर्ची है। देखते हैं कौन छुड़ाएगा तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से। तो सेना से निलंबित होने के बाद श्रीमान आक्रामक अब अपना आक्रामककारी रूप दिखाने के लिए यहां मदिरालय में आ गए। इसे क्यों मारा? अरे अधिक पीली है क्या? तुमने देखा नहीं कि उस लड़की को मैं छेड़ रहा था? फिर तूने मुझे छोड़कर इन सबको क्यों मारा? तू दुराचारी है, दुष्ट है। तुझसे शीश व्यवहार की अपेक्षा यहां किसी को भी नहीं। समाज पर कलंक है तू, और तूने वही किया। तुझ जैसे लंपट से अपेक्षित था। किंतु ये लोग समाज में कुछ भी बुरा हो जाए तो व्यवस्था पर प्रश्न खड़े कर देते हैं।
किंतु जब उनके समक्ष कोई ऐसा बुरा कार्य हो रहा हो तो इनमें से किसी एक ने भी विरोध करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसलिए मुझे समस्या तुमसे नहीं है मित्र, इनसे है। समाज बुरा इसलिए नहीं होता कि बुरे लोग बुरा करते हैं, समाज इसलिए बुरा है तुम जैसे अच्छे लोग बुराई को रोकने के लिए तब तक आगे नहीं आते जब तक स्वयं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। किसी एक में भी इतना साहस नहीं था कि आगे बढ़े और एक खींच के मारे तुम्हें। तुम्हें एक महत्वपूर्ण दायित्व के लिए तत्पर रहना होगा। कदाचित आपको ज्ञात नहीं आचार्य, सम्राट ने मुझे निलंबित कर दिया। मगध के प्रति तुम्हारी निष्ठा और समर्पण पर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। और जब भी मगध में कुछ भी अनुचित होता है तो तुम निरंतर उसे ठीक करने का प्रयास करते रहते हो। स्वयं को क्रांतिकारी मानते हो ना? मैं तुम्हें क्रांति का एक अवसर देना चाहता हूं, जिससे मगध के भविष्य की सुरक्षा ही नहीं किंतु मगध की प्रतिष्ठा भी चिरंतन रहेगी। मगध को इस समय तुम्हारी अत्यंत आवश्यकता है। किंतु मैं ही क्यों आचार्य? तुम मगध के प्रति निष्ठावान हो, अनुभवी हो, मगध के हितेच्छुक हो और निष्पक्ष भी हो। और तुम्हें यह भी ज्ञात है कि बाण और ज्ञान ये राजा और प्रजा में कभी भी भेदभाव नहीं करते। तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं? तो आज मैं तुम्हें राजकर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि तुम्हें ज्ञात होगा ना कि राज्य अपनी प्रजा से राज कर लेता है। अशोक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? ये देखिए, पता नहीं कहां के राजकुमार आए हैं। शिक्षा का मूल्य समझते हो? यदि समझते तो समय से पूर्व ही अपना स्थान ग्रहण कर लेते। इस उत्सुकता में कि आज पहली बार तुम्हें किसी कक्षा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सब क्या मूर्ख हैं जो समय से पूर्व ही यहां उपस्थित थे? क्षमा कर दीजिए आचार्य, अगली बार नहीं होगा ऐसा। जाओ, बैठ जाओ, वहां पीछे, सबसे पीछे। इसमें भ्राता सुशीम की कोई दुष्टता अवश्य होगी। तो अर्थशास्त्र क्या कहता है? कितना राजकर उपयुक्त है? कौन बताएगा? एक मधुमक्खी किसी पुष्प से मात्र उतना ही रस लेती है जितना उस मधुमक्खी और पुष्प दोनों को जीवित रहने के लिए पर्याप्त होता है। इसी प्रकार राज्यों को भी प्रजा से लिए जाने वाले कर की मात्रा उतनी ही तय करनी चाहिए जितनी उस प्रजा और राज्य दोनों को जीवित रहने के लिए पर्याप्त हो। वाह, युगों युगों में आते हैं ऐसे बुद्धिमान, ऐसे प्रतिभावान छात्र। राजकुमार सुशीम, आप जैसे छात्र का गुरु होना
हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसा उत्तर दिया कि अब यहां किसी के मन में कोई भी प्रश्न नहीं होगा, है? आचार्य, आचार्य एक प्रश्न है। मैं जानता था इसको समझ में नहीं आएगा। पूछो, क्या पूछना है? जब मधुमक्खी पुष्प से रस ले जाती है तो वो उससे मधु बनाती है, जिस मधु का हम सभी उपयोग करते हैं। किंतु जो कर राज्य हमसे लेता है वो सीधे राजकोष में जमा हो जाता है, और उसके पश्चात कितना कर हमारे उद्धार पे लगाया जाता है और कितना हमारे राजकोष में रख लिया जाता है। तो तुम कहना चाहते हो कि राज्य प्रजा का शोषण करता है? राज्य की नीति पर अविश्वास उचित नहीं। तुम क्या सोचते हो कि तुम जैसे साधारण बालक को यहाँ शिक्षा दी जा रही है, उसके लिए धन कहाँ से आता है? राजकर से ही ना? अवश्य आचार्य, किंतु मैं ही एक साधारण बालक हूँ यहाँ। शेष सभी तो राज परिवार से। राजकर का उचित उपयोग तब होगा जब इतनी मात्रा में सभी बालकों को शिक्षा दी जाए। तुम्हारे प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर हैं, और अर्थशास्त्र पर प्रश्न उठाने वाले तुम कौन होते हो? प्रश्न उठाने में अनुचित क्या है कृपाचार्य? यह आवश्यक नहीं कि जो नियम वर्षों पूर्व उपयुक्त था वो आज भी उपयुक्त रहे। जो नियम वर्षों पूर्व लाभकारी था वो आज भी लाभकारी रहे। यदि किसी नियम पर प्रश्न उठते हैं तो उस पर विचार करना राज्य का कर्तव्य है, और तभी किसी भी राज्य में राज्य प्रशासन की कुशलता बनी रहती है। और प्रश्न यदि अशोक की जिज्ञासा का है तो अशोक अवश्य अर्थशास्त्र का अध्ययन करे, उसे उसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आचार्य, अकस्मात आपका यहां पधारने का कोई विशेष कारण? तुम कौन हो? मेरी सम्राट बिंदुसार से चर्चा हुई। राज विद्यालय की शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, और उन्हीं की आज्ञानुसार राज विद्यालय में नवीन आचार्य की नियुक्ति होगी। यही हैं आपके नए आचार्य। शत्रु कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए उसका सामना करने के लिए प्रतिपल तैयार रहना आवश्यक है। मैं तुम सबको अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित करूंगा, किंतु स्मरण रहे, इस प्रशिक्षण में केवल चुनौतियां रहेंगी। इसलिए जो कायर हैं वो इस प्रशिक्षण में सम्मिलित ना होने के लिए स्वतंत्र हैं, और जिनमें साहस है, जो सोचते हैं कि इस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, वो तैयार हो जाए, क्योंकि ये उनके साहस की सबसे कड़ी परीक्षा होगी।